नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने मुख्यमंत्री टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि पता है आपको, भाग 6 में मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है वो एक संवैधानिक पोस्ट, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में और आर्टिकल 164 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें से हमने एक आर्टिकल देख लिया था, 164 क्लोज 1 देख लिया था, और इसमें सीएम की जो नियुक्ति की जाती है उसके बारे में उल्लेख। एक शब्दावली का जरूर याद रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा आता है नियुक्ति की जगह पे चयन शब्द आता है, निर्वाचन शब्द आता है। चयन नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, क्या होता है? नियुक्त होता है। और इसको नियुक्त कौन करता है विद्यार्थियों? राज्यपाल करता है। सामान्यतः जो बहुमत प्राप्त या किसी दल को स्पष्ट बहुमत होता है तो उसका जो नेता होता है उसको करता है। और अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो बड़े दल का जो नेता होता है उसको, या फिर जो गठबंधन किया हुआ रहता है उस दल का जो नेता होता है उसको सीएम बनाता है वो। और इसकी नियुक्ति के समय वो अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है ना। तो आर्टिकल 164 क्लोज 1 हो गया था ना। अगला आर्टिकल लिखो, अनुच्छेद 164 क्लोज 1 क्लोज का है। तो 164 क्लोज 1 क्लोज ए, या फिर सिम लिखना चाहो तो क लिख सकते का। लिख लिया? अब देखो, ये विद्यार्थियों हमारा जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। के तहत देखिएगा, यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। इसे 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। अब देखो विद्यार्थियों, अब आर्टिकल 164 क्लोज 1 क्लोज क जो जोड़ा गया वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। लेकिन इस आर्टिकल में किस बात का उल्लेख है? तो मंत्री परिषद के आकार के बारे में है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे एक खुद सीएम बन जाता और बहुत सारे मंत्रियों को बना देते थे। क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें बनती है तो अलग अलग दल के लोग शामिल होते हैं, और सभी दल के जो एमएलए बनकर आते हैं कि वो भी क्या, मैं भी मंत्री बनूं, मैं भी मंत्री बनूं। तो ज्यादातर ये मंत्री बनाने लग गए थे। तो फिर ऐसी स्थिति में एक नया अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। एक 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद है इसका आकार निश्चित होगा। कितना होगा मंत्री परिषद में? अगर हम जैसे विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उस कुल सीटों का अधिकतम अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 15%। 15%। और न्यूनतम न्यूनतम 12 मंत्री। न्यूनतम 12% नहीं है, संख्या है न्यूनतम 12। यहां प्रतिशत नहीं है। यहां 12 का मतलब क्या है कि 1+11। 1+11 यानी कि एक तो हो जाएगा सीएम हो जाएगा, और 11 हो जाएंगे अन्य मंत्री। 11 क्या हो जाएंगे? अन्य मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री ही होता है। ठीक है। और इस 15% का अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कुल सीटें कितनी बताओ? 200 है।
तो राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं? अगर अधिकतम 30 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 30। 30 का मतलब 1 प्लस 29, एक सीएम होगा और 29 मंत्री हो सकते हैं, अन्य मंत्री। ये राजस्थान की व्यवस्था रहेगी, ध्यान रखना। देखिएगा, आपने लिखा होगा इसका वन लाइनर फैक्ट कि इसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। ये बात लिख ली थी? नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। इस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के आकार को निश्चित करने से संबंधित प्रावधान किए गए। यानी मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया? निश्चित किया गया। लिख लिया? ओके। देखिएगा, किसी भी राज्य के मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री उस राज्य की विधानसभा का 15%, कितना? 15% निश्चित किया गया तथा न्यूनतम 12 मंत्री निश्चित किए गए। उक्त संख्या और प्रतिशत में सीएम भी शामिल है। कौन शामिल है? सीएम भी शामिल है। यानी उक्त जो प्रावधान किया गया ना, उस मंत्रियों में कौन शामिल है? सीएम भी शामिल है, ध्यान रखना। अब देखो, उदाहरण की दृष्टि लिखो, उदाहरण, या जैसे लिख सकते हो, जैसे राजस्थान में। अब सुनना मेरी बात। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी? 200। तो इसका अधिकतम 15% की अधिकतम जो सीटें होगी, अधिकतम जो मंत्री होंगे वो कितने हो सकते हैं? 15%। यानी 30 मंत्री मतलब एक सीएम और 29 अन्य मंत्री, ध्यान रखना। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। 12 का मतलब क्या है? एक सीएम और 9 अन्य मंत्री हो सकते हैं, ध्यान रखना। और आपको पता मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री दो टाइप के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाला और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाला, और एक होता है उप मंत्री। 3 टाइप के मंत्री होते हैं। कितने टाइप के मंत्री होते हैं? 3 टाइप के। एक तो कैबिनेट वाले होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। और इनके जैसा एक और बना देते हैं, संसदीय सचिव। क्या बनाते हैं? संसदीय सचिव। हालांकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अभी जैसे में लिखना, जैसे राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें 200 है। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 होंगे। कितने होंगे? 30। वो 30 कैसे निकले वो कैलकुलेशन कर लेना आप। 30 होंगे, और जहां 30 लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिख लेना 1 प्लस 29, एक सीएम और 29 मंत्री, तथा न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। कितने होंगे? 12। मंत्री परिषद में कितनी संख्या होगी? न्यूनतम 12। 12 का मतलब क्या है? 1 प्लस 11, एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री। ठीक है, तो 164 क्लोज 1 हो गया था अपना। 164 क्लोज 1 क्लोज
क्या हो गया अपना। अब लिखेंगे हम 164 क्लोज टू 164 क्लोज टू। देखो विद्यार्थियों, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है ना, राज्य की मंत्री परिषद है, ये अगर बात करें हम, दो शब्दावली आती है इसके लिए, सामूहिक और व्यक्तिगत। तो राज्य मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर सामूहिक रूप से बात करें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ गवर्नर से मतलब गवर्नर जब चाहे जब मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं करता जब तक इनका बहुमत नहीं होता। बहुमत होता तब तक तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुमत नहीं है तो जब चाहे इनको समाप्त कर सकता है। इसलिए फिर उसको कहते हैं कि भाई इसके जीवन पर्यंत प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं ये भी। तो इस आर्टिकल 164 क्लोज टू में ये लिखा हुआ है कि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लिखिएगा, राज्य की मंत्री परिषद राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से अ, विधानसभा विधानसभा ब्रैकेट में निम्न सदन लिख लेना, विधानसभा ब्रैकेट में निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो विद्यार्थियों, हम सरकार को दो स्तर पर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं केंद्र स्तर पर, पढ़ते कि नहीं पढ़ते केंद्र स्तर पर, और एक पढ़ते हैं सरकार को राज्य स्तर पर। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर भी मंत्री परिषद होता है और केंद्र स्तर पर भी क्या होता है? मंत्री परिषद होता है। अब केंद्र स्तर पर जो मंत्री परिषद होता है विद्यार्थियों, इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। तो केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है या संघ की जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और उस बात का उल्लेख 75 क्लोज टू में मिलता है। किस में मिलता है? 75 क्लोज टू मिलता है, क्योंकि 74 में मंत्री परिषद है। वहां किस में मिलता है मंत्री परिषद का उल्लेख? 74 में मिलता है विद्यार्थियों। लिखिएगा, नोट नोट डालो, मतलब इस आर्टिकल से इतरेतर है। लिखिएगा, जबकि केंद्र की मंत्री परिषद जबकि केंद्र की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ब्रैकेट में आर्टिकल लिख लेना, कौन से आर्टिकल में बात लिखी हुई है? 75 क्लोज टू में। अगला लिखिएगा, आर्टिकल 164 क्लोज थ्री। आर्टिकल 164 क्लोज थ्री। देखो, इस अनुच्छेद में 164 क्लोज थ्री आएगा 75। अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे हैं आप? ये वाला अगर पूछा जाए केंद्र का मंत्री परिषद का उल्लेख किस में मिलता है तो 74। किस में मिलता है? 74। लेकिन इनके अगर बात करें, इनकी जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस बात का उल्लेख किस में मिलता है? 75 क्लोज टू में। अब लिखो 164 क्लोज थ्री, अनुच्छेद
164 क्लोज 3। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें सीएम और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसका उल्लेख मिलता है, और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो लिखिएगा इसके बारे में। इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। इस शपथ के बारे में प्रावधान किया गया। बात एक ही है ना, कोई सी भी शब्दावली को, सामान्य शब्दावली लिखनी है। देख लिया। अब बात करें कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाता कौन है? प्रोटेम बावड़े हो रहे हो क्या? हाँ, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। देखो, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो राज्यपाल दिलाता है, वो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। कौन दिलाता है विद्यार्थियों? राज्यपाल। मंत्री की तो लेंगे, सदस्य के रूप में लेते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष वाली बात है बहन जी। मंत्री शपथ लेते हैं मंत्री के रूप में। हाँ, सीएम हो चाहे मंत्री हो, सबको मंत्री के रूप में शपथ लेनी पड़ती है। 64 क्लोज 1 को नहीं, 64 वो 1 उसमें आता है, ये रोमन संख्या वाला है ना, इसमें आएगा। ये 3 होता है, ये तो मैंने मेरे उसे वो आया नहीं टाइपिंग में से। हाँ, नहीं नहीं, वो तो अलग से जोड़ा है। वो उसका ए नहीं है, वो अलग से जोड़ा आर्टिकल, बाद में जोड़ा वो तो 91 संविधान संशोधन। अगर वैसे लिखोगे तो गलत हो जाता है, फिर वो ए नहीं लिख सकते। नहीं, ए लिख सकते हो, 164 क्लोज 1 क्लोज ए, वो इंग्लिश पार्ट हो जाता है ना उसका, ऐसे लिख सकते हो। अब वो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, शपथ दिलाने की बात है, और शपथ कौन दिलाता है विद्यार्थियों? अब देखिए, आपने सुना होगा कि अनुसूचियां कितनी है, हैं? पहले 8 थी शुरुआत में, अभी वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई विद्यार्थियों। कितनी हो गई? 12। इसमें से अनुसूची 1 में किसका उल्लेख मिलता है? संघ व राज्य का। और 2 में किसका उल्लेख मिलता है? वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है। 3 में शपथ। तो ये जो मुख्यमंत्री मंत्री है, इनकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल 164 क्लोज 3 में तो किया गया है, साथ ही में अनुसूची 3 में भी इनकी शपथ का प्रारूप मिलता है। नोट डालो। मुख्यमंत्री, अब बार बार आप मुख्यमंत्री नहीं लिखे, सीएम लिखें। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में भी मिलता है। लिखिएगा, ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्य रूप से किसकी लेते हैं? गोपनीयता। ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लिख लिया। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किस मिलता है? आर्टिकल 164 क्लोज 3 में मिलता है विद्यार्थियों। और ना केवल 164 क्लोज 3 में इनकी शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है, बल्कि अनुसूची 3 में भी इनके बारे में इनका प्रारूप दिया गया है विद्यार्थियों। अब देखो, ये कैसी शपथ लेते हैं, वो शपथ भी आप लिख लें। शपथ लिख लो इनकी, ये शपथ लिख लो आप। देखो, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा या रखूंगी
भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी रखूंगा। अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये शपथ लिख लें आप, नहीं जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। लिख ही लो, थोड़ा जल्दी चलाओ पेन पर। लिख लिया? हूँ। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्य निष्ठा रखूंगा। आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, याद करके आना, कल सुनूंगा ना। और हो सकता है कल शपथ लिखवा भी लूँ आपसे, उसमें टेस्ट है ना आपका कल परसों, जब कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है ना आपको जो सिलेबस दिया है उसमें। लिखवा सकते हो तो अलग से भी तो टेस्ट हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी वही टेस्ट चले, खिलाफ भी तो हो सकता है टेस्ट। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता क्या करूंगा, बनाए रखूंगा। अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण, एक वो मूवी है ना उसमें बोलता है, वो शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना प्रकार के लोग स्थान और विधि के अनुसार। जिन्होंने लिख लिया वो बताओ, संविधान बड़ा कि विधि बड़ी? किसने लिख लिया? किसी ने नहीं लिखा? हाँ सने लिख लिया। संविधान किसे कहते हैं? सर तो समझे हुए हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा संविधान की डेफिनेशन? संविधान किसे कहते हैं? बता बता बता, तू बता, इंग्लिश में बता। लिख लिया? हाँ भाई, लिख लिया क्या विकास? चलो आगे बढ़ूं। अगला देखो, 164 क्लोज 4। मुख्यमंत्री को भी आप एक प्रकार से मंत्री समझे, लेकिन उन सभी मंत्रियों का हेड होता है ना। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख 164 क्लोज 4 में किस बात का उल्लेख मिलता है? मुख्यमंत्री की योग्यता या मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में उल्लेख। देखो विद्यार्थियों, अन्य मंत्रियों के लिए जो योग्यताएं होती है, वो की वही योग्यताएं किसके लिए होती है? सीएम के लिए होती है। तो लिखिएगा इसके बारे में। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए भी वही योग्यताएं आवश्यक होती है, वही योग्यताएं आवश्यक होती है जो
एक मंत्री पद के लिए होती है। एक मंत्री पद के लिए होती है। एक मंत्री पद के लिए होती है। जैसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष का व्यक्ति सीएम बन सकता है। 25 साल, 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन बोले तो या तो विधानसभा का या विधान परिषद का। आपको पता है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज चाहिए 25 साल। कितनी चाहिए, 25। लेकिन विधान परिषद का अगर है तो उसके लिए 30 साल चाहिए। ध्यान रखना, कितनी चाहिए, 30 साल चाहिए। फिर यहाँ आंकड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन सामान्यतः एज कितनी होनी चाहिए उसकी, 25 होनी चाहिए। अब 25 का है तो वो विधान परिषद का सदस्य तो वैसे नहीं बन सकता। बनेगा तो किसका बनेगा, विधानसभा का बनेगा वो। तो ऐसा नहीं कि सर आपने लिखाया था 25 तो 25 इसको 30 घटा के आप 25 कर दो। नहीं, अगर इस सदन का सदस्य बनना चाहेगा तो उसको 30 साल की उसकी एज होना जरूरी। एक सामान्य बात है कि एक मंत्री के लिए न्यूनतम एज कितनी होती, 25 होती है। ध्यान रखना, लिखिएगा। देखो विद्यार्थियों, यानी कि मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जैसे विधानमंडल है, एक निम्न सदन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, विधानसभा। उस सदन को क्या बोलते हैं, विधान परिषद। और ये राज्यपाल होता है। तो अगर मंत्री पद पर जो नियुक्त करता है विद्यार्थी, वो कौन करता है, गवर्नर करता है। अब या तो वो विधानसभा का सदस्य होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य होगा, या कोई जरूर नहीं है वो किसी भी सदन का सदस्य हो, अन्य व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, वो मंत्री के रूप में या सीएम के रूप में नियुक्त कर सकता है। किसी भी सदन का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बशर्त 1 माह के भीतर तो उसको क्या करना होता है, अगर सीएम नियुक्त करते हैं तो बहुमत साबित करना होगा। और 6 माह के भीतर भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे वो विधानसभा की करे चाहे विधान परिषद की करे। अब राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो राजस्थान में तो किसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी उसको, विधानसभा की। अब माना कि आज एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव हुए और चुनाव में वो जीता नहीं है, वो यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो सीटें तो 200 की 200 फुल है। अब उसको सीएम तो बना दिया, लेकिन वो कितने महीने तक रह सकता है, अधिकतम 6 महीने तक, क्योंकि बहुमत तो है उनका, जब भी तो बनाया उसको। तो 6 महीने तक रह लेगा। लेकिन 6 महीने के दौरान कहीं ना कहीं क्या होता है, उपचुनाव करवा लेते हैं। उपचुनाव करवाने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे माना कि कोई विधायक बना हुआ है, जैसे अजमेर से कोई विधायक बना, तो अजमेर वाला विधायक मर गया, मतलब उसकी क्या होगी, डेथ होगी, तो उसकी जगह वो उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार पूरा कोशिश करते हैं जीतने की, तो ये जीत जाते हैं वहां पर। ऐसा नहीं होता तो कई बार क्या होता है, इनका कोई एमएलए होता है, उसको ये त्याग पत्र दिलवा लेते हैं। त्याग पत्र दिला के सीट खाली हो जाती, सीट खाली हो जाती, दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं उपचुनाव, और ऐसे में उसके पास वो सीटें आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब हमने जय नारायण व्यास को सीएम बनाया था, उस समय ऐसा ही हुआ था। क्या लिखा लास्ट पॉइंट वो देखो, यदि मुख्यमंत्री यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो या नहीं हो, तो भी वह 6 महीने तक, कितने महीने तक, 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। क्योंकि 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर, यानी 6 माह की अवधि होती है ना,
6 माह की अवधि के भीतर भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अन्यथा उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो हम सीएम बनाते हैं ना, हम तो क्या बनाते हैं, नियुक्त करते हैं इसको। क्या करते हैं, सीएम को नियुक्त करते हैं। तो सीएम ज्यादातर निम्न सदन का ही होता है। किसका होता है, निम्न सदन का ही होता है, मतलब विधानसभा का सदस्य होता है। लेकिन कभी कभी विधान परिषद के सदस्यों को भी क्या बनाया जा सकता है, सीएम बनाया जा सकता है। तो लिखो आप, नोट डाल के, नोट डालिएगा। मुख्यमंत्री सामान्यतया मुख्यमंत्री सामान्यतया विधानमंडल के निम्न सदन ब्रैकेट में विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन विधानमंडल के उच्च सदन ब्रैकेट विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल हो तो। क्या, द्विसदनात्मक विधानमंडल हो तो। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बताओ कितने में, 6 में। 6 की ट्रिक, कुंबा कौन सी चाय पीते हो, कुंबा टी पीते हो, यानी कि कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, राज्यपाल की सभी की शक्तियां होती है, हर किसी को नहीं बना देंगे जिसमें जाके तो मुझे सीएम बना दो तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे भाई। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो, कोई न कोई ऐसा हर किसी को नहीं बनाता। ऐसे तो राज्यपाल का कोई रिश्तेदार होगा उसको बना देगा, वो बना तो सकता है, एक बार के लिए बना देगा। लेकिन मैंने उनकी आपको प्रक्रिया बताई ना, फिर उसका विरोध होता है, राज्यपाल का भी विरोध होता है। फिर राज्यपाल भी नहीं चाहता इस लफड़े में पड़ना। लेकिन ठीक है, कभी कभी जैसे अपने पद की रिस्क लेना चाहता है वो, जैसे सामान्यतः कोई सरकारी कर्मचारी होता है, रिश्वत लेना अपराध है, लेकिन कई लोग लेते हैं ना भाई। तो ऐसे ही राज्यपाल को तरीका बता रखा है कि भाई सबसे पहले तो जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है उसको आप सीएम के रूप में नियुक्त करो। फिर उसके बाद में आप क्या करो, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सबसे बड़ा जो दल है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जिसने प्राप्त की है, उसको बनाने की कोशिश करो आप, और उसको कहो बहुमत साबित करे। वो भी नहीं कर पाता है तो फिर एक काम करो आप, जो जिन्होंने गठबंधन कर रखा है कई पार्टियों ने मिलकर, उस गठबंधन का नेता, चाहे चुनाव से पहले गठबंधन हो चाहे चुनाव के बाद में गठबंधन हुआ, उसको बनाओ। और फिर भी ऐसा नहीं मिलता तो आप अपने विवेक से किसी को भी बना दो। और हाँ, आप सही कह रहे हो, किसी भी व्यक्ति को बना सकता है ना, वो कब बनाता है मैं बताता हूँ। जैसे माना कि आज की तारीख में अपने जो भी सीएम है, आज XYZ, जो भी नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत, जो भी सीएम है, अगर उनका निधन हो जाता है, क्या हो जाता है, निधन, अब उनके बाद में बीजेपी का स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है कि किसको सीएम बनाया जाएगा, बीजेपी की सरकार तो है। अब जैसे उनका निधन हो जाता है तो उनके बेटे को सीएम के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब उनका बेटा विधानसभा का मेंबर है क्या, नहीं है ना, एमएलए, लेकिन बना दिया ना उसके। और कितने महीने के लिए बनाया जा सकता है उसको, अधिकतम
6 महीने, लेकिन 1 महीने के भीतर भीतर उसको भी बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो बहुमत साबित तो हो जाएगा क्योंकि सीएम का बेटा है, सबकी संपत्ति उसकी तरफ रहेगी, तो सारा उनका बहुमत हो जाएगा 1 महीने, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अब राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं है, क्या है, विधानसभा है। तो विधानसभा तो फिर कहीं न कहीं से उपचुनाव में उसको जिताना पड़ेगा, और नहीं जीतता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मंत्रियों को कौन कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा वो सीएम के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो नहीं बना सकता है, चाहे तो कम कर सकता है, चाहे तो पहले जो भी मंत्री उन सबको हटा सकता है। सीएम का अधिकार है मंत्री किसको रखना और किसको नहीं रखना, लेकिन मंत्रियों के रूप में नियुक्त करना राज्यपाल नियुक्त करता है। मतलब नियुक्ति कौन देता है, राज्यपाल, लेकिन उस नाम की सिफारिश कौन करता है, सीएम करता है कि इसको बना दो और इसको हटा दो। क्या लिखा है, एक नोट और डलवा दिया अलग से। एक नोट में अगला फैक्टर और लिख लो, यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, मुख्यमंत्री सामान्यतः कौन किसका होता है, विधानसभा का होता है, लेकिन मैं किसका लेकर रहा हूं यहाँ पे, विधान परिषद का, यानी उस सदन। मुख्यमंत्री यदि विधान परिषद का सदस्य है तो वह ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी विद्यार्थियों, क्या ट्रिक बताई थी, आरपी ने ईपी को कहा, आरपी ने ईपी को कहा केपी आजकल क्या हो गया, हैंडसम हो गया। अब उसमें ज्यादा से मतलब नहीं है अपने को, जैसे भाग 5 कहां से स्टार्ट होता है, तो 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। 53 में क्या है, पावर यानी शक्तियां, ई मतलब इलेक्शन, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। 54 में किस मिलता है, 54 में आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार होता है, उसका उल्लेख मिलता है। और इस निर्वाचन मंडल में देखो कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल है, जिन राज्यों में विधानमंडल है, तो विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, तो इस विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते। और विधान परिषद तो पूरा ही भाग नहीं लेता, विधान परिषद तो पूरा ही भाग नहीं लेता। अब हमने सीएम कहां से बनाया, विधान परिषद से बना दिया, सीएम कहां से बना दिया, तो सीएम फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा क्या, नहीं। और अगर विधानसभा में होता और मनोनीत होता तो भी भाग नहीं लेता, दोनों स्थिति इसकी। क्या कह रहे हो आप, नहीं मैंने ये लिखाया है, जो आर्टिकल 54 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका एक निर्वाचन मंडल तैयार होता है, और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं उसमें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये इसका निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अब हमने जो सीएम बनाया वो विधान परिषद का मेंबर को बना दिया, अब विधान परिषद का मेंबर बना दिया तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ये लाइन लिखवाई मैंने आपको। विधानसभा से निर्वाचित अगर होता तो भाग लेता, मनोनीत होता तो नहीं लेता, क्योंकि पहले एक सदस्य को मनोनीत भी किया जाता था, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाता था, पहले मनोनीत किया जाता था। हालांकि 104वां संविधान संशोधन के तहत वो आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने वाली जो बात थी उसको हटा दिया, क्योंकि पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत होते थे, कितने होते थे, 2, और विधानसभा में कितने होते थे, 1 सदस्य मनोनीत होता था विद्यार्थियों, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
विधानसभा या लोकसभा में तो, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। अब आपने लिखा है कि यदि सीएम विधान परिषद का मेंबर है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, ये बात लिखी ना। अब देखो इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं वो यहीं लिख लो आप एक नोट डाल के, ये फैक्ट में राष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत निम्नलिखित भाग लेते हैं, निम्नलिखित भाग लेते हैं। पहला लिखना उसमें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, किसके? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक लिया। दूसरा लिखो, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है ना, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 के तहत। अब देखो, राजस्थान का पहला सीएम कौन था, कैसा था, मनोनीत या निर्वाचित? मनोनीत। अब अगर कोई ऐसा सीएम जिसको मनोनीत कर रखा है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है मनोनीत का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, केवल विधानसभा का निर्वाचित होना चाहिए। देखिएगा अगला फैक्ट, यदि मुख्यमंत्री यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है, क्या है? मनोनीत है, तो ऐसी स्थिति में भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, कोई सीएम विधान परिषद का सदस्य है, किसका है? विधान परिषद के सदस्यों को सीएम बनाया जा सकता है, और सीएम के रूप में नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ओके, अब विधान परिषद में है लेकिन इसको बहुमत साबित कहां करना पड़ेगा? विधानसभा में साबित करना पड़ेगा। और अगर इसको हटाने का प्रस्ताव है तो भी कहां लेकर आएंगे? विधानसभा में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां आता है? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधानसभा में आता है, विपक्ष वाले लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? विपक्ष वाले लेकर आते हैं। जब सीएम खुद को हटाने की बात आती, सीएम को खुद को हटाया जा रहा है और उसको हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, और वो कहां पे आएगा? विधानसभा में। तो क्या ऐसी स्थिति में खुद के पक्ष में मत दे सकता है? क्यों नहीं? खुद के बारे में हटाया जाता है ना खुद को, जब तो खुद के बारे में तो खुद का पक्ष तो रखेगा ना भाई, खुद का मत तो देता है। लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि अपना मत देने का अधिकार केवल इसको विधान परिषद में है,
कहाँ पर है? खुद सदस्य तो कहाँ का है ये? विधान परिषद का, विधानसभा का सदस्य थोड़ी। तो विधानसभा में कैसे जाके ये अपना मत दे देगा? मत नहीं दे सकता ये। तो जब कभी मतलब ऐसा कोई सीएम जो विधान परिषद का सदस्य हो और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। देखिएगा, हाँ, यदि मुख्यमंत्री, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का, उच्च सदन बोले तो विधान परिषद का सदस्य है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर, अविश्वास प्रस्ताव के मामले में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी के द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। देख लिया? हाँ, अगर विधानसभा का वो मेंबर है और ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने मत का प्रयोग करेगा, मत का प्रयोग करेगा। लिख लो, चलो ये भी लिख लो। अगर विधानसभा का सदस्य है तो अपना मत का प्रयोग करेगा। यदि विधानसभा का सदस्य है तो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला लिखो विद्यार्थियों, 5, अनुच्छेद 164 क्लोज 5। देखो, इस अनुच्छेद में आपको मैंने विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। उसमें क्या लिखा है? कौन लेकर आते हैं? विपक्ष वाले, विपक्ष वाले लाएंगे, पक्ष वाले थोड़ी लाएंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे जैसे कोई सीएम से नाराज कोई सदस्य है तो वो लेकर आ जाए। नहीं, उसको विपक्ष के साथ ही जाना पड़ेगा फिर। विपक्ष वाले लेकर आएंगे। और विपक्ष, विपक्ष का भी दर्जा होता है। विपक्ष का दर्जा किसको देते हैं? कितनी? अच्छा, आपको पता है अभी बीच जब मोदी जी पहली बार 2014 में, 2019 में 2 बार बने थे, तो उस समय कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं आई, यानी कि 55 सीटें भी उनके पास नहीं आई थी। तो ऐसी स्थिति में उनको विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं था। विपक्ष का दर्जा जब प्राप्त होता है कुल सीटों का 110 मिलता था। कितना? 110। अगर राजस्थान में दूसरी जो भी पार्टी, अगर उसको 20 सीटें मिली ना, तो ही विपक्ष का दर्जा मिलेगा, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। तो ठीक है, वो तो 20 से ज़्यादा ही है। 10%, 1/10। हाँ जी, हाँ बन सकते हैं। 4-5 का गठबंधन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव से पहले भी कर सकते हो, चुनाव के बाद भी कर सकते हो। एक को आपको लीडर बनाना पड़ेगा फिर उसका। 4-5 पार्टियां मिलकर कर सकती है। निर्दलीयों को भी शामिल कर सकते हो आप विपक्ष में। वो सारे कहते हैं हमारा गठबंधन है। वो उनको क्या कहना पड़ेगा सदन में? हमारा गठबंधन है। 5 तो हम पार्टी है और 15 हमारे निर्दलीय विधायक है, और हमारा क्या है? गठबंधन है, और हमारा नेता ये है। तो विपक्ष का नेता इसको बनाओ आप। क्या लिखा आप लोगों ने? 164 क्लोज 5 लिख लिया? इसमें लिखो, इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। क्या प्रावधान किया गया है?
लिख लिए। अब देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानमंडल है भाई, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, सबका। तो खुद खुद के राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके उनका सैलरी वगैरह कितनी होगी। देखिएगा, आपने लिखा होगा 164 क्लोज 5 में कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। देखिएगा, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। हाँ, राजस्थान के सीएम को कितना वेतन मिलता है? 75 प्रति माह। देखो, वर्तमान में राजस्थान के सीएम का वेतन 75,000 प्रति माह। खुद नहीं होता, विधानमंडल, विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल का मतलब ये राजस्थान में तो विधानमंडल का मतलब ये दोनों है, विधान परिषद नहीं, विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा कि भाई किस मंत्री को कितनी सैलरी देंगे, विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है, खुद नहीं करता। और इनके वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर लिख लो, लिखना चाहो तो। देखो, इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। देख लिया। अब अलग से आर्टिकल से इतर जाके मैं बात लिखा रहा हूँ आपको, एक नोट डालो। इनका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लिखो, कार्यकाल लिख लो, सामान्यतः 5 वर्ष। अगर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राज्यपाल को। देखो, त्याग पत्र, ये कुछ बिंदु है, लिख लो वैसे। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। और मंत्री त्याग पत्र किसको देंगे? अच्छा, मंत्री भी राज्यपाल को देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री सभी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया ना विद्यार्थियों, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है उसको। मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, ये सभी त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके अंडर में जो भी मंत्रिमंडल है पूरा, उसको समाप्त समझा जाता है। अगला आर्टिकल लिखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167। हाँ, निधियां दो स्तर पे होती है, एक केंद्र स्तर पे होती है, एक राज्य स्तर पे होती है। केंद्र स्तर पे भी 3 प्रकार की निधियां होती है। संचित निधि या समेकित निधि, दूसरी आकस्मिक निधि, और तीसरी लोक लेखा निधि। और राज्यों में भी 3 प्रकार की निधियां होती है। कौन कौन सी? संचित निधि, दूसरा नाम समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। अगला लिखो, अनुच्छेद 167। देखो, इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य पब्लिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। कार्य कर्तव्य एक ही तो होते हैं, ये शक्तियां भी लिख सकते हो, का उल्लेख मिलता है। कार्य कर्तव्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। लिख लिया। आपने इसको, मैंने जब राज्यपाल पढ़ाया था तब भी लिखाया था ना, कि यदि किसी मंत्री के द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है, यानी कि जो भी सूचना है वो किसको देनी होती है? राज्यपाल को देनी होती है। लिखो इसके बारे में।
मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि, क्योंकि संविधान में उल्लेख कर रखा है, मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें। मतलब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है ना, तो सारी सूचना किसको भेजे? राज्यपाल को भेजे। नोट, यदि राज्यपाल किसी मामले को या किसी मामले पर विचार करने के लिए कहे तो उस पर विचार करवाने का कर्तव्य सीएम का होगा। किसका होगा? सीएम का होगा। देखो विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, मंत्रिपरिषद का एक मंत्री निर्णय ले लेता है और बाकी मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं होता, और ऐसी बात अगर राज्यपाल को पता लग जाती है तो उस मंत्री ने क्या निर्णय लिया है वो भी सदन के सामने रखे। ये कर्तव्य भी किसका बनता है? सीएम का बनता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो भी कार्य किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा, चाहे सिंगल मंत्री के द्वारा किया गया हो, चाहे पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया हो, चाहे वो कार्य कोई बिल प्रस्तुत करने से संबंधित हो, विधि बनाने से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, कोई सा भी मामला हो, उसकी तुरंत सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ध्यान रखना, ये सीएम का कर्तव्य बनता है। देखिएगा, सीएम के द्वारा प्रत्येक मामले में सीएम के द्वारा प्रत्येक मामले में ब्रैकेट में लिखना, विधि, कानून से संबंधित कोई बात हो, विधि ऑब्लिक प्रशासनिक ऑब्लिक किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय, किसी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय, ब्रैकेट बंद कर लो डॉट डॉट करके, सेंटेंस बोलना वापिस, मामले में राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। ये सारे मामले बता दिए मैंने आपको ना। तो संवैधानिक कार्य तो मुख्य रूप से यही है, एक ही कार्य है ना, जो ये सूचना देना कार्य होता है वो। बाकी अन्य कार्य भी होते हैं, अप्लाइड पॉलिटी में आते हैं वो। देखो सीएम के अन्य कार्य, नोट डाल के लिख सकते हो, फैक्ट लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है जैसे। अन्य कार्य, संवैधानिक नहीं है। अन्य कार्य, और इसमें लिखो मंत्री परिषद के संबंध में कार्य। अन्य कार्य में पहला क्या लिखोगे? मंत्री परिषद के संबंध में सीएम के कार्य। देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें किसी मंत्री की नियुक्ति की, किसकी बात करें? किसी मंत्री की नियुक्ति की, तो नियुक्ति तो करता कौन है? राज्यपाल करता है। लेकिन सीएम जिस नाम की सिफारिश करेगा उस व्यक्ति को ही गवर्नर क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो, मंत्री परिषद के संबंध में कार्य में पहला पॉइंट लिखो, पहला कार्य लिखो, मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन सलाह देने का काम कौन कर रहा है?
सीएम कर रहा है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लिख लिया? एक काम तो ये करता है विद्यार्थियों। देखिए, जब आपने किसी को मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा उसका, वो डिपेंड करता है सीएम के ऊपर। यानी कि सीएम ही उनको मंत्रालय देता है। विभाग देने का काम कौन करता है? सीएम देता है। माना कि आज एक को शिक्षा मंत्री बना दिया, जैसे मदन दिलावर क्या है? शिक्षा मंत्री। कल को उसको चिकित्सा मंत्री भी बनाया जा सकता है, यह मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। तो उसके विभाग आवंटित करना, विभाग देना या आवंटित करना, या उनमें फेरबदल करना, चेंज करना। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, मुख्यमंत्री के द्वारा ही, मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को विभाग आवंटित किया जाता है तथा मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, माना कि सीएम के द्वारा ए नाम के व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को क्या बना दिया गया? शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और शिक्षा मंत्री के और सीएम के दोनों के नहीं बन रही, बनाने के बाद में क्या है, दोनों के नहीं बन रही। तो ऐसी स्थिति में सीएम इस मंत्री से कहेगा, भाई तेरे मेरे नहीं बनने वाली, तू एक काम कर, त्याग पत्र दे दे। क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे। वो कहे मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को तो राज्यपाल नियुक्त कर दिया एक बार मंत्री को, नहीं देगा तो मैं राज्यपाल को सिफारिश कर दूंगा कि इसको क्या कर दो, हटा दो। सिफारिश कर दूंगा, इसको बर्खास्त कर दो, डिसमिस कर दो इसको। तो राज्यपाल आपको हटा देगा, फिर राज्यपाल को हटाना पड़ता है। देखिएगा, जैसे माना कि आपको पहले आवंटित किया शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, कौन सा? शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग से हटाकर आपको मैं गृह मंत्री बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? गृह। तो चेंज हो गया ना आपका, फेरबदल हो गया, स्थानांतर, मतलब चेंज कर दिया आपका डिपार्टमेंट। ऐसा कई बार होता है, जैसे कोई पहले शिक्षा मंत्री होता है, बाद में उसको चिकित्सा मंत्री बना देते हैं, कभी गृह मंत्री बना देते हैं, कभी दूसरा जो भी जल विभाग मंत्री, जो भी अन्य कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो मंत्री के प्रकार है, टाइप है वो तो, ये तो विभाग होते हैं अलग अलग। वो मंत्री का प्रकार होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, वो प्रत्येक विभाग में होते हैं ऐसा। हाँ, क्या लिखा आपने? लिखो, मतभेद होने पर, मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को, किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। कौन कहेगा? सीएम कह सकता है, अथवा राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने हेतु परामर्श दे सकता है। कह सकता है, परामर्श दे सकता, बात एक ही। अब जैसे कल आपने न्यूज में देखा होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक थी, या मंत्री परिषद की बैठक थी कल, क्या थी? और जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो कोई न कोई बड़े निर्णय लिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो कल मंत्री परिषद की बैठक थी, तो उस मंत्री परिषद की बैठक हुई कल, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा?
जब मंत्री परिषद की बैठक होगी, कंप्लीट मंत्री परिषद, सारे मंत्री आएंगे, तो उन मंत्रियों का हेड कौन होता है? सीएम होता है राज्यों में तो, और केंद्र में कौन होता है? पीएम होता है। तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा बताओ? सीएम ही करेगा। देखिएगा अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सीएम करेगा विद्यार्थियों। अब माना कि सीएम ने घोषणा की थी कि भाई हम 5 तारीख को क्या करने वाले हैं, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे या मंत्री परिषद की बैठक लेंगे, और उस फला फला होटल में या जहाँ पर भी जो उनका स्थान हुआ उनके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर वो मीटिंग लेना चाहते हैं। ज़्यादातर तो जहाँ भी सचिवालय वगैरह होते हैं वहीं लेते हैं, लेकिन कई बार दूसरी जगह भी ले लेते हैं। घूमने का प्लान हो माउंट आबू सबका मंत्रियों का, तो कहते भाई आपकी 15 तारीख को कहाँ पर मीटिंग है? माउंट आबू। सारे माउंट आबू पहुँचे, सारे मंत्री पहुँच गए माउंट आबू होटल में बढ़िया, और सीएम साहब भी जा रहे थे 14 तारीख को ही, और 14 तारीख को सीएम जा रहे थे, लेकिन सीएम को अचानक, मतलब सीएम बीमार हो गए कुल मिला के बात ये है, सीएम बीमार हो गए, तो सीएम साहब नहीं पहुंच पाए वहां पर। अब सारे मंत्री तो पहुंच गए, तो ऐसी स्थिति में उनकी बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता तो करेगा कौन? कोई तो कौन करेगा? जो सीनियर मंत्री होगा उसको फिर अध्यक्षता सौंप देते हैं उस दिन। नोट डालो, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक होगी या मंत्री परिषद की बैठक होगी, तो उसमें जो सबसे सीनियर मंत्री होता है उसको क्या करते हैं? वो क्या करता है? अध्यक्षता करता है। पद में, पद और उम्र दोनों देखे जाते हैं। ये थोड़ी आप उप मंत्री को कह दो कि आप इनकी बैठक करो, क्योंकि 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट वाले जो सदस्य है, कैबिनेट को सबको समान दर्जा होता है, तो कैबिनेट में से कोई भी जो सीनियर है वो फिर उम्र, उसको उम्र लिया जाता है। और कई बार उम्र को भी देख लिया जाता है, कई बार कितनी बार ये अब तक राजनीति में रहा है उसका राजनीतिक उम्र देखी जाती है, राजनीति का कितना एक्सपीरियंस उसका। और वहां कौन सा वो बड़ा वो लेना फैसला तो मंत्री लेंगे। ये क्या जो आपका क्वेश्चन था ना, ये लाइन कहीं पर लिखी हुई नहीं है। ये जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार डिसीजन ले लेते हैं वहां पर। कई बार ऐसा होता है कि जूनियर कोई मंत्री लेकिन वो सीएम का बिल्कुल खास है, फिर ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि यार इसको राजी करने के लिए एक काम करते हैं, भाई तू अध्यक्षता कर ले, तो उसको अध्यक्षता करवा लेते हैं। वो सोचेंगे अगला सीएम मैं ही हूँ। होता है ना कई बार ऐसा, लोग खुश हो जाते हैं उससे। राजनीति में सब जायज है, सब चलता है राजनीति में। क्या लिखा है? इसके अलावा विद्यार्थी जैसे अभी शिक्षा मंत्री मंत्री है, मदन दिलावर जी है। कौन है? मदन दिलावर जी। आपको पता है मदन दिलावर जी कभी भी कोई से भी बयान दे देते हैं, जो उनके बयान हमेशा विवादित ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीएम उनको फोन करके ये कह सकता है कि भाई आप ये उल्टे सीधे जो बयान देते हो ना मीडिया के सामने, ये मत दिया करो, इससे आपकी और अपनी पूरी सरकार की छवि खराब होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये मंत्रियों को समय समय पर दिशा निर्देशित भी करता है और उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी करता है। ऐसा थोड़ी शिक्षा मंत्री जाके जमाजोई करे, क्योंकि अपने विभाग का तो हेड होता है वो, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? सीएम का कंट्रोल होता है। देखिएगा, सीएम के द्वारा सभी मंत्रियों सीएम के द्वारा सभी मंत्रियों को उनके कार्यों से संबंधित परामर्श दी जाती है, परामर्श दी जाती है, और उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। तो अन्य मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का, उनको परामर्श देने का, उनको दिशा निर्देश देने का काम भी कौन करता है? सीएम करता है, ध्यान रखना। उन पर नियंत्रण भी रखता है।
पूरी पूरी हट जाएगी। मंत्रिपरिषद बोले तो पूरी मंत्रिपरिषद या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक जैसे कोई मंत्री त्याग पत्र देता है तो सीएम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सीएम ने अगर त्याग पत्र दे दिया तो उसके अधीन आने वाले जो भी मंत्री उनके वो सब अपने आप में बर्खास्त समझ जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। मंत्री तो सीएम के ऊपर और अन्य मंत्रियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पे या तो उसका जो चार्ज है, माना कि आज शिक्षा मंत्री वो त्याग पत्र दे दे, तो शिक्षा मंत्री की जगह पर दूसरा कोई भी एमएलए को क्या बना देंगे, हम शिक्षा मंत्री बना देंगे। नहीं तो जो आज सिंचाई मंत्री है उसी को शिक्षा मंत्री का प्रभार भी हम सौंप देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मंत्रालय हो सकते हैं। इसकी मंत्रालयों की कि एक व्यक्ति को कितने मंत्रालय दिया जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। एक के पास 10 भी हो सकते हैं, एक के साथ 15 भी हो सकते हैं, एक के पास एक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो सीएम का कितना खास है। और ये सब देखो एक शासन की पूरी प्रक्रिया होती है। कोई भी सीएम ऐसा थोड़ी कि सारे एक ही मंत्री को दे देगा। तो न्यूनतम आपको कितने मंत्री बनाने पड़ेंगे, 11 तो बनाने ही पड़ेंगे, 1 प्लस 11 तो होंगे, टोटल 12 हो गए। तो 12 में से कम से कम 11 डिपार्टमेंट तो सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा। देगा कि नहीं देगा? हाँ। जो मेन मेन डिपार्टमेंट होते हैं जिससे इनकम ज्यादा होती है वो सीएम ज्यादातर अपने पास रखता है। आपने देखा होगा आज तक के इतिहास में गृह मंत्री, जो गृह मंत्रालय होता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है, गृह मंत्रालय का होता है, तो गृह मंत्रालय ज्यादातर सीएम अपने पास रखता है। वित्त मंत्रालय ज्यादातर किसके पास रखता है, अपने पास रखता है। जहां से पैसा आने की ज्यादा संभावना होती है या जहां से पूरे राज्य के ऊपर शासन किया जा सकता हो प्रॉपर तरीके से, तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। अब राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, राजस्थान के गृह मंत्री भजनलाल शर्मा जी। कौन है, भजनलाल शर्मा। लेकिन एक आता जवाहर सिंह बेडम जी, वो भी तो गृह मंत्री है, वो राज्य मंत्री है। मतलब गृह मंत्रालय दोनों के पास है, बेडम जी के पास, जवाहर बेडम जो है ना उनके पास, और सीएम दोनों के पास। लेकिन सीएम के पास तो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और वो उसको राज्य मंत्री बना रखा है। उसको क्या बना रखा है, राज्य मंत्री। नहीं, वेतन तो वही मिलना है जो 75,000 डिसाइड कर रखा है, वही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। उनसे वेतन नहीं, दूसरे तरीके से कमाई जो होती है जो, अरे डिपार्टमेंटों में बहुत सारे काम होते हैं, समझा करो। सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं बताई जाती, मराओगे कि तुम मुझे। सरकार के खिलाफ बोलना, और आजकल पता है सरकार के खिलाफ बोलने को लोग बाग राजद्रोह में शामिल कर रहे हैं। हालांकि नहीं कर सकते, राजद्रोह एक अलग चीज होती है। आप राष्ट्र के विरुद्ध बोलना, हम राष्ट्र के विरुद्ध थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, हम आम नागरिक है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए। अब देखो विद्यार्थियों, एक मंत्री है ये और एक राज्यपाल, इन दोनों के बीच में जो कड़ी के रूप में काम करता है वो कौन करता है, सीएम करता है। लिखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा ही, या मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। कड़ी, सेतु लिख लो ना, कड़ी, सेतु, पुल, कोई सी भी शब्दावली आ सकती है। पूरा मंत्री परिषद जो होता है राज्य का, राज्य का मंत्री परिषद पूरा और गवर्नर, इसके बीच में कड़ी के रूप में काम कौन करता है, सीएम करता है। और कड़ी नहीं मिलकर क्या मिल सकता है, सेतु, हेतु नहीं, सेतु या पुल। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सीएम के शक्ति या कार्य कर्तव्य जो भी है ना, उसमें कुछ संवैधानिक कर्तव्य थे, वो तो हमने आर्टिकल 167 में देख लिया था। इसमें देखा था 167 में लिखा दिया था आपको सारी बातें। फिर अन्य कार्य जो लिख रहे हैं, अन्य कार्य में पहला पॉइंट लिखा हमने कि मंत्री परिषद के संबंध में सीएम के कौन कौन से कार्य होते हैं वो, तो मुख्य रूप से ये कार्य मैंने आपको लिखा दिया। ये कभी क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग आप बनाओगे
चाहे तो आप सारे पॉइंट एक साथ भी लिख सकते थे, कोई जरूर नहीं इनको अलग मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्रिमंडल के संबंध में, गवर्नर के संबंध में इनके क्या कर्तव्य होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं है। पर ऐसे करोगे तो एक थोड़ा सही लगता है, एक माइंड में सेट हो जाता है भाई हाँ ये इससे रिलेटेड काम है। अगर कभी मेंस में लिखने की जरूरत पड़े आपको तो ऐसे लिखना होता है। दूसरा पॉइंट डालो विद्यार्थी इसमें। मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के संबंध में कार्य। सीएम के कार्य लेकिन मंत्री परिषद के संबंध में, किसके संबंध में लिखे थे? मंत्री परिषद के संबंध में लिखे थे सारे कार्य मैंने। अभी तो अलग अलग पेन यूज ले रहा हूँ, पीला और सफेद, इसमें ABCD लिख रहा हूँ, इसलिए तो लिख रहा था मैं। ये सारे मंत्री परिषद के संबंध में कार्य थे। और अब दूसरा जो लिख रहे हैं हम विद्यार्थियों, वो विधानमंडल के संबंध में सीएम के कार्य है। इसमें लिखो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल से किसी भी समय, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल से किसी भी समय संबंधित राज्य के विधानसभा को विघटित करने की, विघटित ब्रैकेट में भंग करने की सिफारिश कर सकता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था आपको, सत्रावसान और विधानसभा को भंग करना, कौन से उसमें अनुच्छेद मिलती है वो बात? 170। अब थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार बताने दो, अभी बताता हूँ। तो विद्यार्थियों, सीएम के द्वारा राज्य का जो विधानसभा होती है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? सीएम ही होता है। विधानसभा में जिस दल को बहुमत होता है उसी का ही सीएम बनता है, और उसी दल का नेता को क्या बनाया जाता है? सीएम बनाया जाता है। तो अगर उससे कई बार सीएम को लगता है कि भाई मुझे विघटन कराना है, इसका क्या करवाना है? विघटन करवाना है, तो करवा सकता है, सीएम को पावर है पूरा, ध्यान रखना, पूरी विधानसभा को विघटित करवा सकता है वो। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा को विघटित करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता, जब उससे कौन कहेगा? सीएम कहेगा, तब करेगा विद्यार्थियों। और इस बात का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 174 में। ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि जब भी विधानसभा के या विधानमंडल के सत्र आहूत होते हैं, सत्रों को बुलाया जाता है, सत्रों को क्या किया जाता है? बुलाया जाता है, उसको हम सत्राहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सत्र को समाप्त करना हो, सत्रावसान, अवसान। तो सत्रावसान करना हो या सत्राहूत करना हो विद्यार्थियों, ये पावर दोनों किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन कब सत्र बुलाना है, कब समाप्त करना है, तो उसके बारे में कहता कौन है? सीएम ही कहता है। किसको? राज्यपाल को। हालांकि संविधान तो ये कहता है कि राज्यपाल को पावर है, लेकिन मैंने कहा ना हमारे यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है, इसमें जो कार्यपालिका होती है दो टाइप की होती है, औपचारिक और वास्तविक। तो संविधान के अनुसार तो गवर्नर को पावर दे रखा है, लेकिन अप्लाइड व्यवहार में ये पावर किसके पास होता है? सीएम के पास होता है। देखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल को, राज्यपाल को विधानमंडल का सत्राहूत
पब्लिक सत्रावसान के संबंध में सलाह दी जाती है। अब देखो, माना कि सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद में सरकार की जो भी पॉलिसीज होती है, उन सारी पॉलिसीज को अ, सदन में रखने का काम जो करता है वो सीएम करता है। वो कहता है भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो भी सारी बातें होती हैं, उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी नीतियां हैं, सरकार की जो भी नीतियां हैं, तो उनको विधानसभा में रखने का काम कौन करेगा? सीएम करेगा। विद्यार्थी लिखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा ही, मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्य, मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों, सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है। लिख लिया? ये हो गए विद्यार्थियों, 3 टाइप के मैंने आपको इसके कार्य बता दिए। एक तो पहले तो संवैधानिक कार्य बताए थे 167 के तहत। तो इसका कर्तव्य बनता है कि जो भी मंत्रियों के द्वारा निर्णय लिया गया है या विधान इसका जो मंत्री परिषद है उसने जो भी कार्य किया है वो सारी सूचना गवर्नर को देगा। 167 में तो ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा अन्य कार्य करके हमने ये सारे लिखा दिए, मंत्री परिषद के संबंध में सारे कार्य आपको लिखा दिए। साथ ही में जो विधानमंडल के संबंध में इसके जो कार्य होते हैं वो सारे, चाहो तो इन सारे कार्यों को एक साथ भी कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है आपको इनको विभाजित करना। इसके अलावा ये कुछ बोर्ड होते हैं विद्यार्थी, उनका सदस्य या अध्यक्ष होता है सीएम। तो लिखो, सीएम निम्नलिखित का, अलग नोट डाल के, नोट ही नोट है, सीएम निम्नलिखित का अध्यक्ष पब्लिक सदस्य होता है। एक संस्था विद्यार्थियों, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें संबंधित राज्य जो भी होते हैं ना, उनके जो सीएम होते हैं वो सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का एक सदस्य होता है। सीएम क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। देखो, पहले योजना आयोग हुआ करता था विद्यार्थियों। क्या हुआ करता था? योजना आयोग। अब इसकी जगह पर कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। तो योजना आयोग का या नीति आयोग जो भी है, इसका पहले जो अध्यक्ष है वो तो होता है विद्यार्थियों पीएम। वो तो कौन होता है? पीएम। लेकिन इसके जो सदस्य हैं, सदस्य सीएम भी होते हैं इसके। कौन होते हैं? सीएम। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये नीति आयोग का सदस्य होता है। हमें तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या लिखना है? नीति आयोग का सदस्य होता है। देखो, आपने लिखा सीएम किस किसका अध्यक्ष और सदस्य होता है ना। तो एक होता है विद्यार्थियों राज्य आयोजना बोर्ड। क्या होता है? राजस्थान राज्य आयोजना बोर्ड।
तो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है, संबंधित राज्य का सीएम। राज्य आयोजना बोर्ड का ये सदस्य नहीं होता, क्या होता है? अध्यक्ष होता है विद्यार्थियों। और लिखो, अंतरराज्य परिषद, अंतर राज्य परिषद का सदस्य होता है। का क्या होता है? सदस्य होता है। और अंतरराज्य परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? एक संवैधानिक संस्था है या अंतरराज्य परिषद? 263 किसमें मिलता है? अनुच्छेद 263 मिलता है, अंतरराज्य परिषद। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है? हाँ बहन जी, गैर संवैधानिक कौन सी इसमें? चार संस्थाएं लिखा दी मैंने, चार आयोग संस्था बोर्ड के नाम लिखाए चार के, इसमें से गैर संवैधानिक बताओ। है? योजना आयोग तो है नहीं, योजना आयोग तो हटा दिया ना आजकल। देखो विद्यार्थियों, ये भी, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी क्या है? गैर संवैधानिक। ये भी कैसी है? गैर संवैधानिक। और ये भी कैसी है? गैर संवैधानिक। केवल संवैधानिक संस्था कौन सी है? अंतर्राज्यीय परिषद। ध्यान रखना, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 263 में मिलता है। आपसे पूछा जाए सरकार का, जो राज्य सरकार होती है उसका प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है, यानी सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है? सीएम करता है। कहीं साइड में नोट डाल के लिख लो। ये हो गया किस किस का अध्यक्ष सदस्य होता है, वो तो ये इतने बहुत है। लिखिएगा, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का, नहीं अलग से नोट डाल के, अलग फैक्ट है मतलब नॉलेज का। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। कई बार पूछा जाता है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सीएम होता है। हाँ खुशबू, विधानसभा का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? कौन होता है बहन जी? मतलब ऐसे अंदाज से मत बोलना, पता हो तो बताना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सरकार का मुख्य प्रवक्ता, तो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? पीएम। और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सीएम होता है। लेकिन मैंने पूछा विधानसभा का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? क्या? हाँ, मुख्य प्रवक्ता अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, लिखा होगा मैंने, देख लेना वहां पर। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आपको कुछ ये क्या रह गया मंत्री कार्य करते हुए, देखो ये कुछ फोटोज दिखाई दे रही है आपको, ये कौन है सब? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको जानते होंगे आप। अब ध्यान देना, पहले इसको एक बार समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा ना, डिटेल से लिखाऊंगा। रीजनल काउंसिल एक्चुअली में क्या होता है, ये भी एक गैर संवैधानिक मतलब संस्था है। तो इन अध्यक्ष तो उसको बना के रखते हैं, जो पीएम होता है उसको, और इनको क्या बना के रखते हैं? संबंधित राज्य का उपाध्यक्ष बना देते हैं, मतलब केवल इनको पद दे रखते हैं वहां पर। अब देखो मेरी बात सुनना, राजस्थान में अब तक कौन कौन सीएम रहे हैं उनको देख लीजिए आप एक बार। सबसे पहले कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री रहे। कब से कब तक रहे विद्यार्थियों? 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक रहे थे। और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा है? जयपुर रहा है। इसके बाद में अगले जो सीएम बने वो कौन बने? CS वेंकटाचार्य बने। कब से कब तक? 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक बने विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुए, ध्यान रखना, अभी तक मनोनीत हो रहे हैं सारे। फिर उसके बाद में बनाया था जयनारायण व्यास को, लेकिन ये मनोनीत हुआ था 1951 से, यानी कि 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक।
उसके बाद में निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? टीकाराम पालीवाल है। और कहां से निर्वाचित हुए थे? महुआ दौसा से हुए थे, ध्यान रखना। फिर इनको बना दिया था 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक। फिर उसके बाद में आपको पता है किशनगढ़ में उपचुनाव हुए थे। किशनगढ़ में उपचुनाव करा के वापस किसको बनाया जाएगा? जयनारायण व्यास को। और जयनारायण व्यास का कार्यकाल वापस चालू हो गया विद्या, हो गया ना दोबारा। और शायद मैंने दोबारा नाम भी लिखा होगा इसका, जयनारायण व्यास आ गया। और उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में कहां पर? किशनगढ़। इसको बनाया था 1 नवंबर 1952 से लेकर 1954 तक रहे। फिर उसके बाद में बनाया विद्यार्थियों मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया का टाइम पीरियड देखो विद्यार्थियों, आप पहले 1954 से 57 तक रहेंगे, फिर 57 से 62 तक रहेंगे, फिर 62 से लेकर 67 तक रहेंगे। फिर आपको पता है 67 में 67, 77, 80 और 92 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब तक लगा? कब कब लगा है? 1977 और 1980 और 1992। ये 2 बार किसके समय लगा था? 2 बार 80 और 92 तो भैरव सिंह शेखावत थे। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस सीएम के काल में लगा था? ये क्वेश्चन आएगा कल। जब भी, ऐसा कोई जरूर नहीं है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में देखो, जब इसका तीसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, मतलब तीसरे कार्यकाल के समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है विद्यार्थी। 13 मार्च को ना, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। कितने दिन तक? लगभग 44 दिनों तक। पहली बार 44, दूसरी बार 54 और तीसरी बार 111 और तीसरी बार 354 दिनों के आसपास लगा लगभग। यानी कि इसी क्रम में वो बढ़ता हुआ क्रम भी यही है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन जैसे समाप्त होगा तो उसके बाद में अगला जो सीएम बनेगा वापस कौन बनेगा? देखो, ये इस अवधि में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा तीसरी बार जैसे समाप्त हुआ 13 मार्च को, तो क्या लग गया विद्यार्थियों? 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 राष्ट्रपति शासन लग गया। और 26 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, वापस कौन बन गया? मोहनलाल सुखाड़िया बन गया। यानी कि ये 1971 तक सीएम रहते हैं विद्यार्थी। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहने वाला है। मैं अभी केवल टेबल बता रहा हूं, इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से लिखाऊंगा अभी। केवल आपको ये पता रहे कि किसके बाद में कौन बना है, क्योंकि फिर बाद में बार बार कार्यकाल नहीं लिखाऊंगा, नाम ही लिखाऊंगा मोहनलाल सुखाड़िया। फिर ऐसे थोड़ी कि एक बार मोहनलाल सुखाड़िया लिखा दिया फिर उसके बाद जो आ गया फिर उसके बाद में लिखा दूंगा, ऐसा नहीं। केवल ये लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। अब वापस देखो, मोहनलाल सुखाड़िया एक कार्यकाल मैंने बताई दिया आपको। फिर मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में कौन बना था? बरकतुल्ला खां बना था विद्यार्थियों। पहले राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरा जो अधिकार होता है केंद्र के हाथों में चल जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में चल जाता है। राष्ट्रपति या तो खुद संभालता है, नहीं तो उसका प्रतिनिधि के रूप में संबंधित राज्य का राज्यपाल देखता है वहां का। मुख्यमंत्री का कोई भूमिका नहीं रहती है। अब देखो, हट जाता है उसका, तो समाप्त हो जाता है मंत्रिमंडल निलंबित कर देते हैं उनको। हाँ, वापिस होता है उनका चुनाव। देखिए, जो बरकतुल्ला खां विद्यार्थियों, ये 9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अक्टूबर 1973 तक रहता है। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है और पहले मुस्लिम सीएम है, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन बनते हैं विद्यार्थियों? 11 अक्टूबर के बाद देखो कार्यकाल किसका स्टार्ट हो रहा है? हरदेव जोशी। और ये बरकतुल्ला खां का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तिजारा, अलवर वाला, ठीक है। और हरिदेव जोशी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा विद्यार्थियों। और इसका देखो पहला जो, ये भी 3 बार रहा है। कितनी बार रहा है? 3 बार रहा है। पहली बार कब रहा? 73 से लेकर 77 तक। दूसरी बार 85 से लेकर 88 तक। और तीसरी बार 89 से लेकर 90 तक रहे, ध्यान रखना। अब देखो, जब हरदेव जोशी थे तो उस समय ये रहा 77 में पहला कार्यकाल था ना इनका, पहला कार्यकाल चल रहा था, उस समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया था। और दूसरा राष्ट्रपति शासन अप्रैल 1977 से लेकर जून 1977 तक चला था, लगभग 54 दिनों तक, ठीक है। फिर जैसे ही ये कार्यकाल इसका मतलब ये राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा तो अगले जो सीएम है वो कौन बनेंगे? भैरव सिंह शेखावत बने विद्यार्थियों। देखो, ये जून में समाप्त हुआ। कब हुआ है? 22 जून को समाप्त हुआ। तो अगले सीएम कौन बन गए? भैरव सिंह शेखावत। और इनका उस समय निर्वाचन क्षेत्र था छबड़ा। छबड़ा है ना 12, छबड़ा 12 में है ना, 12 ही साइड, ठीक है। फिर देखो 1980 में फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, मतलब भैरव सिंह शेखावत जैसे ही 1977 से लेकर 1980 तक रहते हैं, फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है राजस्थान में तीसरी बार। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन आ गया। और ये 80 से लेकर
80 तक ही चला था, यानी कि फरवरी से लेकर जून 1980 तक चला था। अब देखो 80 तक चलाना, फिर इसके तुरंत बाद में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में वापस भैरव सिंह शेखावत नहीं बने, वापस कौन बना? जगन्नाथ पाड़िया बना। और ये वेर भरतपुर से इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। और ये कब तक रहते हैं? 80 से लेकर 81 तक रहते हैं विद्यार्थियों। कब? 80 से 81 तक रहते हैं। और ये पहले एससी कैंडिडेट थे जो सीएम बने। पहले क्या थे? ये एससी कैंडिडेट जो सीएम बने। फिर इसके बाद में बनता है शिवचरण माथुर। कौन बनता है? शिवचरण माथुर बनता है। शिवचरण माथुर भी 2 बार रहे हैं। अब शिवचरण माथुर का कार्यकाल स्टार्ट होगा, देखो इसका कब समाप्त हो रहा है? 13 जुलाई को। तो इसका कब स्टार्ट हो जाएगा? 14 जुलाई 1981 से लेकर 23 फरवरी 1985 तक। ठीक है। फिर उसके बाद में बनाया जाएगा हीरालाल देवपुरा को। और हीरालाल देवपुरा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कुंभलगढ़। और ये फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक रहेंगे। फिर इसके बाद में बनाया हरदेव जोशी को। ये हरदेव जोशी का आपने नाम लिखा ना यहाँ पे गया। तीसरा भैरव सिंह शेखावत के समय। तीसरा और चौथा भैरव सिंह शेखावत के समय लगा है। और दूसरा हरदेव जोशी के समय लगा था। और पहला मोहनलाल सुखाड़िया। पहला मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा, दूसरा हरदेव जोशी, और तीसरा चौथा भैरव सिंह शेखावत। तो हरदेव जोशी का वापस कार्यकाल स्टार्ट हो गया 1985 लेकर 1988 तक। अब 1988 में वापस बनाया जाएगा, क्योंकि शिवचरण माथुर को 2 बार बनाया है। ये देखो 1988 में फिर इसका स्टार्ट हो गया वापस, 1988 से लेकर 1989 तक। तो 1989 तक रह लिए। फिर उसके बाद में वापस कौन आगे? हरदेव जोशी आगे, क्योंकि हरदेव जोशी 3 बार बने हैं। ये 89 से लेकर 90 तक रहेंगे। फिर 90 में वापस कौन आ जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत। 90 से लेकर 92 तक रहेंगे। और फिर इस समय क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये देखो चौथा राष्ट्रपति शासन लग गया। और कब से? 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक, लगभग 354 दिन। पहला जो लगा 77 में जो लगा था, नहीं 67 में, 67 में लगा, वो कितने दिन लगा? 44 दिन। फिर उसके बाद में 77 में लगा, वो 54 दिन लगा। फिर 80 में जो लगा वो कितने दिन लगा? 111 दिन। कितने दिन? 111 दिन। और जो 92 में लगा 92 में, वो कितने दिन लगा? 354 दिन लगा विद्यार्थियों। फिर वापस देखो राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, भैरव सिंह शेखावत के समय लगा, वापस फिर भैरव सिंह शेखावत ही सीएम बन गए। 1993 से लेकर 1998 तक रहे। अब 1998 में कौन आएंगे बताओ? अशोक गहलोत आ जाएंगे। कब? कब स्टार्ट हुआ है? 90 से 92 में क्यों समाप्त हो रहा है? क्यों समाप्त हो रहा है? राष्ट्रपति शासन लगा इसलिए तो समाप्त हुआ है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना सामान्यतः, तो इसलिए तो राष्ट्रपति शासन लगा है। अब देखो अब की बार जब ये 93 से लेकर 98 तक रहेंगे, तो इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा है? बाली। बाली मतलब पाली। पाली से लड़ा था। और पहले कहां से लड़ा था? छबड़ा से। अभी डिटेल दिखाऊंगा जब और क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। फिर उसके बाद में अशोक गहलोत जी आ जाते हैं। तो अशोक गहलोत जी का जो पहला कार्यकाल स्टार्ट होता है वो 98 से लेकर 2003 तक रहता है। और ये सरदारपुरा जोधपुर, कहां से लड़ते हैं चुनाव? ये सरदारपुरा जोधपुर से लड़ते हैं। फिर उसके बाद में वसुंधरा राजे जी क्या बन जाएगी? 2003 से लेकर 2008 तक। तो बस राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन बनी? वसुंधरा राजे। कब बनी? 2003 से लेकर 2008 तक रही, ध्यान रखना। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन, झालावाड़। वापस फिर अशोक गहलोत बनते हैं 2008 में। 2008 से लेकर 2013 तक कौन बनेंगे? अशोक गहलोत बनेंगे। फिर वापस वसुंधरा राजे 2013 से 2018 तक। और फिर उसके बाद में अशोक गहलोत बनेंगे 18 से लेकर 2023 तक। फिर उसके बाद में 23 से लेकर अब तक कौन है? भजनलाल शर्मा। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर, जयपुर। फिर इसके बाद में ये सारे हो जाएंगे ना विद्यार्थियों, तब इसके बाद में हम डिप्टी सीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिप्टी सीएम। चलो ठीक है, आपका 5 मिनट का रेस्ट है। धन्यवाद विद्यार्थी।